हाई स्कूल का आखिरी दिन और एक बेसबॉल बैट पूरी ताकत से हवा में घूमा और फिसलकर सीधा जेम्स क्लेयर के चेहरे पर जा लगा। उस एक पल में मतलब सब कुछ बिखर गया। नाक कई जगहों से टूट गई, चेहरे की हड्डियां वो चकनाचूर हो गईं और दिमाग में इतनी गंभीर चोटें आईं कि उन्हें कोमा में ले जाना पड़ा। उनकी माँ ने बाद में उस रात को याद करते हुए कहा था, वो मेरी जिंदगी की सबसे खराब रात थी। और जब जेम्स को होश आया तो उनकी सूंघने की शक्ति वो पूरी तरह जा चुकी थी। और एक बहुत ही एक डरावनी स्थिति पैदा हो गई थी। जब भी वो जोर से सांस खींचते, उनकी बाईं आंख अपने सॉकेट से बाहर की ओर निकल आती थी। ये एक ऐसी चोट थी जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी, है ना? लेकिन यही तबाही एक असाधारण सफर की शुरुआत बनी। ये कहानी बड़े नाटकीय बदलावों की नहीं है। ये कहानी है छोटे छोटे लगभग अदृश्य सुधारों की, जो धीरे धीरे जुड़कर ऐसे परिणाम देते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हमारी पड़ताल का आधार जेम्स क्लेयर की किताब एटॉमिक हैबिट्स है। इसमें अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के पीछे के गहरे विज्ञान को उजागर किया गया है। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आदतें कैसे काम करती हैं, बल्कि हम उस सवाल की तह तक जाएंगे कि क्यों कुछ बदलाव टिक जाते हैं और कुछ शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को खोजना है जिनसे आदतों के इस विज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सके। 1%, बस 1% रोज। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। किताब का जो मूल सिद्धांत है वो आत्म सुधार के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। हम सब जानते हैं कि पैसा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है, लेकिन ये सोचना कि हमारी आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, बस 1%, तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर बन सकता है। और दूसरी तरफ अगर कोई रोज 1% खराब होता जाए तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि शुरुआत में इसका असर बिल्कुल महसूस नहीं होता। हवाई जहाज का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, एक विमान लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। अगर टेक ऑफ के वक्त पायलट जहाज की नाक को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ दे, 3.5 डिग्री, वो तो पता भी नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, कॉकपिट में बैठे किसी को भी नहीं। जहाज का अगला हिस्सा बस कुछ फीट ही तो खिसका है। लेकिन हजारों मील के सफर के बाद वो छोटा सा बदलाव वो विमान को न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतार देगा। मंजिल सैकड़ों मील दूर हो जाएगी। हमारी रोज की आदतें, हमारे छोटे छोटे फैसले ठीक इसी तरह काम करते हैं। वो हमें धीरे धीरे एक पूरी तरह से अलग मंजिल की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। हम सब मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हफ्तों तक कोई नतीजा नहीं दिखता तो हिम्मत टूटने लगती है। ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। किताब में से एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, अंतर्निहित संभावनाओं का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, इसका मतलब है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम एक पठार की तरह सपाट दिखाई देता है। वो सारी क्षमता जो अभी सतह के नीचे छुपी हुई है, वो जमा हो रही है। ये उस बर्फ के टुकड़े की तरह है जिसे आप गर्म कर रहे हैं। तापमान 25 डिग्री से 26, 27, 31 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन बर्फ पर कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। पर ऐसा नहीं है। वो सारी ऊर्जा उस बर्फ में जमा हो रही है, और फिर 32 डिग्री पर सिर्फ 1 डिग्री के फर्क से वो ठोस बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा, असली बदलाव उसी 1 डिग्री पर दिखता है, लेकिन वो उन पिछली 60 डिग्रियों की जमा की हुई ऊर्जा का नतीजा है। समाज सुधारक जाकोब रीज ने कहा था, जब कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखता तो मैं पत्थर तोड़ने वालों को देखता हूं। वो चट्टान पर 100 बार हथौड़ा मारते हैं, पर उसमें एक दरार तक नहीं आती है, लेकिन 101वीं चोट पर वो 2 टुकड़ों में बंट जाती है। और मैं जानता हूं कि यह उस आखिरी चोट से नहीं हुआ, बल्कि उन सभी चोटों का नतीजा था जो उससे पहले मारी गई थी। पत्थर तोड़ने वाले का ये उदाहरण कमाल का है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा नतीजों के पीछे भागते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ उस 101वीं चोट पर, यानी उस आखिरी परिणाम पर ध्यान दे रहे हैं, तो शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्यों को, मतलब गोल्स को भूल जाना चाहिए? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि लक्ष्य बनाओ। और यहीं पर लेखक एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ी विवादास्पद बात कहते हैं। उनका तर्क है
कि सफल होने का लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना है। इसका लेना देना है सिस्टम यानी व्यवस्था से। सिस्टम से? हाँ, लक्ष्य वो नतीजा है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे टूर डी फ्रांस जीतना। सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसका आप रोज पालन करते हैं, जैसे हर दिन साइकिलिंग का अभ्यास करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना और अपनी नींद पूरी करना। लेकिन क्या ये सिस्टम पर ध्यान देने वाला विचार थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं और कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तो क्या ये एक तरह से दिशाहीन मेहनत नहीं है? लक्ष्य हमें एक मंजिल तो देता है ना, एक दिशा दिखाता है। ये एक बहुत जायज सवाल है, लेकिन इसे इस तरह से देखिए, जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर कोई जो इंटरव्यू दे रहा है वो नौकरी चाहता है। अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य एक ही हैं, तो इसका मतलब है कि लक्ष्य वो चीज नहीं है जो विजेताओं को अलग करती है। तो फिर क्या चीज अलग करती है? उनका सिस्टम। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण लीजिए। 100 सालों तक उनका प्रदर्शन मतलब औसत दर्जे का रहा। उनका लक्ष्य हमेशा टूर डे फ्रांस जीतना था, लेकिन वो कभी नहीं जीते। फिर 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। डेव ने लक्ष्य नहीं बदला, लक्ष्य तो वही था, उन्होंने सिस्टम बदल दिया। उन्होंने छोटे छोटे सुधारों का एकत्रीकरण, जिसे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं, उसका सिद्धांत लागू किया। इसका मतलब है कि उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर करने पर ध्यान दिया। बिल्कुल। उन्होंने साइकिल की सीट को और ज्यादा आरामदायक बनाया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि पकड़ बेहतर हो, एथलीट्स को वो तकिया और गद्दा दिया जिस पर उन्हें सबसे अच्छी नींद आती थी। यहां तक कि उन्होंने एक सर्जन को बुलाकर खिलाड़ियों को हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। बहुत छोटी। लेकिन जब ये सारे 1% सुधार जुड़े तो नतीजा असाधारण था। सिर्फ 5 साल में उन्होंने ओलंपिक में दबदबा बनाया और उसके बाद कई बार टूर दी फ्रांस जीता। वो अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठे, वो अपने सिस्टम के स्तर तक गिरे। सफलता का राज उनका रोजमर्रा का सिस्टम था, न कि एक बड़ा लक्ष्य। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि कुछ आदतें, खास तौर पर बुरी आदतें, वो इतनी मजबूती से कैसे बन जाती हैं, जबकि कुछ अच्छी आदतें शुरू ही नहीं हो पाती। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? किताब इस प्रक्रिया को कैसे समझाती है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मनोविज्ञान है। किताब बताती है कि हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों के एक चक्र से गुजरती है। ये आदत की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। अगर एक भी चरण गायब हो तो आदत नहीं बनेगी। तो चलिए इस आदत के चक्र को समझते हैं। किताब कहती है कि इसका पहला हिस्सा है संकेत। क्यू, यानी कोई भी ट्रिगर, जैसे सुबह अलार्म का बजना या फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। बिल्कुल। और उस संकेत से पैदा होती है दूसरी चीज, ललक, क्रेविंग। आपको कॉफी पीने की इच्छा होती है या फोन उठाकर देखने की तलब होती है। यहां दिलचस्प बात यह है कि ललक उस चीज के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज से मिलने वाले एहसास के बारे में है। आपको कॉफी नहीं चाहिए, आपको वो ताजगी चाहिए जो कॉफी देगी। आपको सोशल मीडिया नहीं देखना, आपको मनोरंजन या जुड़ाव का वो एहसास चाहिए। हमारा दिमाग डोपामाइन इसी उम्मीद पर रिलीज करता है। और फिर आता है तीसरा चरण, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स। यानी आप असल में उठकर कॉफी बनाते हैं या फोन उठा लेते हैं। और आखिर में चौथा चरण है पुरस्कार, रिवॉर्ड। कॉफी का वो पहला घूंट और उससे मिलने वाली ऊर्जा, या फिर सोशल मीडिया पर कोई मजेदार वीडियो। और ये चक्र पूरा हो जाता है और दिमाग सीखता है कि ये लूप दोबारा दोहराने लायक है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। समस्या का चरण, जिसमें संकेत और ललक आते हैं, और समाधान का चरण। सुबह उठना, संकेत, ताजगी महसूस करने की इच्छा, ललक, कॉफी बनाना, प्रतिसाद, और ऊर्जा महसूस करना, पुरस्कार। यही चक्र बार बार दोहराकर आदत बन जाता है। ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आदतें बदलने का एक और भी गहरा स्तर है जिसके बारे में किताब बात करती है। ये सिर्फ हमारे व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, ये हमारी पहचान को बदलने के बारे में है। ये विचार के लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक पाठक बनना है। ये इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार हो सकता है। व्यवहार में असली और टिकाऊ बदलाव पहचान में बदलाव है। सिगरेट छोड़ने वाले 2 लोगों का उदाहरण लीजिए।
जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति अब भी खुद को एक सिगरेट पीने वाला मानता है जो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये एक बहुत मामूली सा फर्क लगता है, लेकिन ये उसकी नई पहचान का ऐलान है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वो उस तरह का इंसान नहीं है, उसकी पहचान बदल गई है। ठीक यही। ब्रायन क्लार्क की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ब्रायन को नाखून चबाने की बहुत बुरी आदत थी। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन आदत छूटी नहीं। फिर एक दिन उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उन्हें मैनिक्योर के लिए ले जाएं। मैनिक्योर, नाखून चबाने की आदत छोड़ने के लिए। हाँ, उनका सोचना था कि अगर वो अपने नाखूनों पर पैसा खर्च करेंगे तो शायद वो उन्हें चबाने से बचेंगे। और ये काम कर गया, लेकिन पैसे की वजह से नहीं। जब उन्होंने पहली बार अपने सजे संवरे साफ सुथरे नाखून देखे तो उन्हें उन पर गर्व महसूस हुआ। मैनिक्योर करने वाली ने भी कहा कि उनके नाखून कितने स्वस्थ और आकर्षक हैं। उस एक पल में उनकी पहचान बदल गई। वो अब ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो नाखून चबाते हैं, बल्कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाखून सुंदर हैं। और उन्होंने फिर कभी नाखून नहीं कुतरे। कभी नहीं। ये सच में कमाल है। ये सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने के बारे में नहीं है, ये खुद को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। हम सबकी कोई न कोई ऐसी आदत होती है जिसे हम अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं, भले ही हम उसे पसंद न करते हों। जैसे मैं सुबह उठने वाली इंसान नहीं हूँ, या मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल। और किताब कहती है कि हर छोटा काम एक तरह का वोट होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक एथलीट होने के पक्ष में वोट डालते हैं। हर बार जब आप एक पन्ना लिखते हैं, आप एक लेखक होने के पक्ष में वोट डालते हैं। छोटी छोटी आदतें आपकी नई पहचान के लिए सबूत इकट्ठा करती हैं। इसलिए आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। तो इन सभी विचारों को 1% का नियम, सिस्टम, पहचान, इन सब को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? किताब इन सब को 4 सरल और व्यवहारिक नियमों में बांध देती है। हाँ, और ये चारों नियम आदत के उन 4 चरणों पर ही आधारित हैं जिनकी हमने बात की थी। अच्छी आदत बनाने के लिए 4 नियम हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये संकेत से जुड़ा है। आदतें अक्सर समय और स्थान से जुड़ी होती हैं, इसलिए अपनी नई आदत के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। इसका एक शानदार तरीका है आदतों को क्रमबद्ध करना, हैबिट स्टैकिंग। यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी स्थापित आदत से जोड़ देना। हाँ, जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, या रात को बिस्तर पर जाने से पहले मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये ललक से जुड़ा है। हमारी आदतें उन चीजों से ज्यादा बनती हैं जिन्हें करने की हमें तीव्र इच्छा होती है। बिल्कुल। यहाँ प्रलोभन बंडलिंग मतलब टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका बहुत कारगर है। जो काम आप करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ें जिसे करना जरूरी है। जैसे सिर्फ तभी अपना पसंदीदा शो देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे होंगे। हाँ, या आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप घर की सफाई कर रहे होंगे। ये जरूरी काम को आकर्षक बना देता है। तीसरा नियम है, इसे सरल बनाएं, मेक इट इजी। यह प्रतिसाद से जुड़ा है। हम इंसान मतलब स्वाभाविक रूप से कम मेहनत का रास्ता चुनते हैं, इसलिए अपनी अच्छी आदतों को जितना हो सके आसान बनाइए। यहाँ 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम, कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। रोज एक किताब पढ़ो की जगह नियम बनाइए, 1 पन्ना पढ़ो। पूरे कमरे को साफ करो की जगह नियम बनाइए, एक कपड़ा उठाकर उसकी जगह पर रखो। लक्ष्य सिर्फ शुरुआत करने की कला में महारत हासिल करना है। एक बार शुरू करने के बाद आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषप्रद बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये पुरस्कार से जुड़ा है, लेकिन यहाँ एक समस्या है ना? अच्छी आदतों का इनाम जैसे अच्छी सेहत या बचत, वो अक्सर बहुत देर से मिलता है, जबकि हमारा दिमाग तत्काल इनाम चाहता है। उस तत्काल संतुष्टि को कैसे पैदा करें जब दिमाग जानता हो कि ये बनावटी है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं पर थोड़ा रचनात्मक होने की जरूरत है। हमें कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जो तत्काल संतुष्टि दे। किताब में एक सेल्स ट्रेनी का उदाहरण है, जिसे रोज
120 सेल्स कॉल करने होते थे, जो कि एक बहुत ही उबाऊ काम है। उसने अपने डेस्क पर 2 जार रखे, एक में 120 पेपर क्लिप्स थे और दूसरा खाली था। और हर कॉल के बाद वो एक क्लिप उठाकर दूसरे जार में डालता था। हाँ, उस क्लिप को एक जार से दूसरे जार में जाते हुए देखना और दिन के अंत में उस भरे हुए जार को देखना उसे एक तत्काल और ठोस संतुष्टि देता था। ये एक विजुअल सबूत था कि उसने प्रगति की है। ये दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है, जो उसे अगले दिन भी वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी आदतों के लिए ऐसे ही छोटे संतोषप्रद पुरस्कार डिजाइन करने होंगे। तो जेम्स क्लियर की अपनी चोट से उभरने की यात्रा से लेकर उनकी किताब के इन नियमों तक एक बात बिल्कुल साफ है, सफलता कोई एक मंजिल नहीं है जिस पर आप एक दिन पहुंच जाते हैं। ये बड़े नाटकीय बदलावों का नतीजा नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी परमाणु जैसी आदतों का एक अंतहीन सिलसिला है। ये लगातार सुधार की एक प्रक्रिया है। किताब का सार यही है कि छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं। एक छोटा सा बदलाव आज शायद कोई फर्क ना डाले, लेकिन कई सालों तक लगातार करने पर यह असाधारण परिणाम दे सकता है। यही छोटे बदलावों की असली शक्ति है। अंत में एक विचार छोड़ के जाती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है। किताब हमें एक अलग सवाल पूछने को कहती है। सफलता किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, यह एक सिस्टम को बेहतर बनाने की अंतहीन प्रक्रिया है। तो सवाल यह नहीं है कि कौन से लक्ष्य हासिल करने हैं, बल्कि यह है कि आप कौन सा खेल लगातार खेलते रहना चाहते हैं। यह सोचने के लिए गहरी बात है।